निकट भविष्य में हार्बिंजर कॉर्पोरेशन के पास एक बहुत ही उन्नत रोबोट फैक्ट्री है जहां मिल्स नामक एक साइबोर्ग काम करती है। नवीनतम मॉडलों की देखरेख करते समय उसे एक महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होता है कि हार्बिंजर प्रशिक्षण सुविधा ने सार या स्टडी एनालाइज रीप्रोग्राम के रूप में जाने जाने वाले मॉडल में कुछ विसंगतियां खोजी हैं। मिल्स तुरंत अपने बॉस को रिपोर्ट करती है कि सिर्फ एक दिन में 1.5 मिलियन का रीप्रोग्राम काउंट हो गया है, लेकिन वह उसे इसके लिए बधाई देता है। बाद में एक सैन्य अड्डे पर कैप्टन बुक्स को ड्रिफ्टर से पता चलता है कि उन्हें 2 दिनों के लिए एक दूरस्थ द्वीप पर प्रशिक्षण अभ्यास के लिए भेजा जा रहा है। बुक्स इस बारे में खुश नहीं है क्योंकि उनकी टीम पहले ही पिछले 4 बार प्रशिक्षण पर जा चुकी है, लेकिन उनके पास इसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाहर जाते समय मिल्स उनसे मिलती है और बताती है कि वह भी आ रही है क्योंकि उसे प्रशिक्षण हार्डवेयर की जांच करनी है। बुक्स उस पर भरोसा नहीं करते और सोचते हैं कि हार्बिंजर ने उसे टीम पर नजर रखने के लिए भेजा है। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, मिल्स अपने स्कैनर का उपयोग करके प्रत्येक टीम सदस्य के बारे में अधिक जानने की कोशिश करती है और देखती है कि रॉबिन्सन की आंखों में तकनीकी इम्प्लांट्स हैं। जब वह अपनी राइफल उसकी ओर तानता है और कहता है कि वह उसे देख सकता है, तो मिल्स केवल एक हैकिंग नजर से हथियार को निष्क्रिय कर देती है, यह बताते हुए कि अगर वह चाहती तो इसे दूर से भी चला सकती थी। जब वे पहुंचने वाले होते हैं तो बुक्स टीम को याद दिलाते हैं कि उन पर नजर रखी जाएगी, इसलिए उन्हें सही व्यवहार करना होगा। मिल्स को आश्चर्य होता है कि वह अब वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच नहीं पा रही है और उसके पास स्थानीय नेटवर्क में बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टीम प्रशिक्षण सुविधा पर पहुंचती है, हालांकि वे कहीं भी एक भी व्यक्ति नहीं पाते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि उन पर नजर रखने वाला कौन है। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, मिल्स बुक्स से पूछती है कि क्या उसके पास कोई जमीनी समर्थन या पुनर्जागरण है, लेकिन उसके पास नहीं है। सुविधा में एक गलियारे को पार करने के बाद टीम बाहर निकलकर एक जंगल पाती है। वे एक ड्रोन स्थापित करते हैं और फिर वे आगे बढ़ते हैं, मिल्स को पीछे रखते हुए फैलते हैं। वह पेड़ों के बीच एक अज्ञात ड्रोन देखती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। जल्द ही वे प्रशिक्षण स्थल पाते हैं और अपनी स्थिति में जाने लगते हैं। तभी अचानक अजीब निगरानी ड्रोन से घिर जाते हैं। ड्रिफ्टर अपना हथियार उठाता है, लेकिन मिल्स उसे रोक देती है, जैसा कि वह समझाती है कि इन ड्रोन को क्वांटम रूप से संशोधित किया गया है, जिसका मतलब है कि उनके पास कोई ऑपरेटर नहीं है। ड्रोन उन्हें कुछ सेकंड के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते, इसलिए बुक्स सभी को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। कुछ ही क्षणों बाद वे अंततः अपने लक्ष्यों को पाते हैं और बहुत ही साधारण रोबोट देखकर निराश होते हैं। वे जल्दी से एक हमले की योजना बनाते हैं और गोलियों से लेकर असली रॉकेट तक विभिन्न हथियारों के साथ आग खोलने के लिए फैल जाते हैं, जबकि ड्रोन उनकी सभी रणनीतियों को रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड में सभी लक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया है। इस बीच मिल्स एक ड्रोन का पीछा करने का निर्णय लेती है और अंततः एक सार के पास पहुंच जाती है, इसलिए वह तुरंत इसे एक्सेस करने की कोशिश करती है। वह बहुत भ्रमित हो जाती है जब वह इसके प्रोग्रामिंग में नहीं देख पाती और स्थिति को और खराब करने के लिए सार अचानक मुड़ता है और दिखाता है कि उसके सिर पर खून है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है, मिल्स यूनिट के प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुछ फुटेज देखती है और यह देखकर परेशान हो जाती है कि सार विभिन्न लोगों को उनके चेहरे पर गोली मार रहा है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो सार गायब हो चुका होता है, इसलिए मिल्स टीम के पास वापस जाती है। शाम को टीम कैंप लगाती है और एक ब्रेक लेती है, जबकि मिल्स के बारे में चर्चा करती है, जो वर्तमान में अकेली बैठी है और उसने जो जानकारी इकट्ठा की है उसका विश्लेषण कर रही है। ड्रिफ्टर उसकी जांच करता है और इस तथ्य पर टिप्पणी करता है कि उनके रेडियो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिल्स भी वैश्विक नेटवर्क तक पहुंचने में सक्षम नहीं रही है, जिसका मतलब है कि कुछ निश्चित रूप से उनके प्रसारण को अवरुद्ध कर रहा है। फिर ड्रिफ्टर मिल्स से उसके चिप के बारे में पूछता है, इसलिए वह अपनी कहानी साझा करती है। जब वह 11 साल की थी, उसे लकवा मार गया था। उसने हार्बिंजर से एक प्रायोजन स्वीकार किया जिसने उसे ठीक कर दिया। इसके बाद ड्रिफ्टर बुक्स को रिपोर्ट करता है कि मिल्स के पास भी संचार नहीं है, इसलिए बुक्स इस अभियान को लेकर और भी अधिक संदिग्ध हो जाता है। सोने से पहले मिल्स देखती है कि जंगल में अभी भी बहुत सारे ड्रोन हैं। कुछ क्षण बाद जब मिल्स सो रही होती है तो SAR से मिली अजीब फुटेज उसकी आंखों में चलती रहती है। इस बीच लॉफ्टस पहरा दे रहा होता है जब अचानक एक ड्रोन उसके पास आता है, लेकिन वह उसे बस दूर जाने के लिए कहता है। ड्रोन वापस उड़ जाता है, केवल पेड़ों के बीच कुछ प्रकट करने के लिए। ये SAR है जो तुरंत उसके पीछे आता है। लॉफ्टस खुद का बचाव करने के लिए गोली चलाने में संकोच नहीं करता। कैंप में मिल्स जाग जाती है जब वह सभी को कुछ अजीब आवाजों पर बहस करते हुए सुनती है और गुडविन कसम खाता है कि उसने लॉफ्टस को गायब होते देखा। टीम लॉफ्टस को खोजने के लिए जंगल में प्रवेश करती है, लेकिन सुबह तक उन्हें घास पर कुछ खून नहीं मिलता। इस सुराग का पीछा करते हुए वे लॉफ्टस का शरीर एक पेड़ के खिलाफ पाकर परेशान हो जाते हैं। समूह एक रक्षात्मक स्थिति में आ जाता है क्योंकि मिल्स क्षेत्र का विश्लेषण करती है, यह खोजते हुए कि वे कल के अपने लक्ष्य स्थान पर हैं। उसी क्षण एक ड्रोन दिखाई देता है और उन्हें 1 सेकंड के लिए देखता है, फिर चला जाता है। तभी अचानक एक गोली चलती है और एक सैनिक की जान ले लेती है। जंगल में एक समूह रोबोट उसी स्थिति में प्रकट होते हैं जिसमें टीम कल थी और उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, इसलिए टीम पेड़ों के पीछे छिपने के लिए दौड़ती है और सौभाग्य से कोई घायल नहीं होता। जब गोलियां रुक जाती हैं तो सैनिक कुछ धुआं ग्रेनेड फेंकते हैं ताकि धुंध की सुरक्षा में भाग सके। रोबोट फिर से गोलीबारी शुरू कर देते हैं और सैनिक जवाबी फायर करते हैं जैसे ही वे दौड़ते हैं, लेकिन बुक्स एक चक्कर लगाकर मशीनों के पास साइड से पहुंचने की कोशिश करता है। वह उनमें से एक पर गोली चलाता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता और जब रोबोट उसे देखते हैं तो वे तुरंत चले जाते हैं। इस बीच एक सैनिक गलती से टीम से अलग हो जाता है और एम्फी ड्रोन उसे ढूंढ लेते हैं।
लेकिन वह कुछ गोलियों से उन्हें डरा देता है। दुर्भाग्यवश उसे सार मिल जाता है जो उसे उठाता है ताकि दूसरा रोबोट उसे मार सके। टीम के पास वापस आकर बुक्स बताते हैं कि जो रोबोट उन्होंने देखे हैं वे कल के मुकाबले कहीं अधिक उन्नत हैं और मिल्स को आदेश देते हैं कि वे सभी को बंद कर दें। हालांकि मिल्स कहती हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि एक प्रोग्रामिंग त्रुटि है, इसलिए वह वर्तमान में संभावनाओं को चला रही है। बुक्स उन पर विश्वास नहीं करते और बताते हैं कि गलतियां इतनी कुशल नहीं होती। उसी समय रॉबिन्सन उनके लापता सैनिक की खोज से लौटते हैं, लेकिन उन्हें केवल उसका हेलमेट मिला है। टीम फिर से आगे बढ़ने का फैसला करती है खोज जारी रखने के लिए। जैसे ही वे जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, बुक्स यह सोचने से नहीं रुक सकते कि रोबोट्स ने उन्हें मारने के बजाय जाने क्यों दिया, और सोचते हैं कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मिल्स उनके साथ थी। बातचीत तब बाधित होती है जब वे मृत जानवरों के एक समूह के पास आते हैं जिनका रोबोट्स ने लक्ष्य अभ्यास के रूप में उपयोग किया है, और वे समझ जाते हैं कि लॉफ्टस का भी इसी तरह उपयोग किया गया था। अचानक रोबोट्स फिर से पहाड़ी पर दिखाई देते हैं और तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं, इसलिए टीम जितनी तेजी से हो सके भागने लगती है। मिल्स लगभग गोली लगने वाली होती है, लेकिन बुक्स समय पर उन्हें धक्का देकर रास्ते से हटा देते हैं, जिससे वे पहाड़ी से लुढ़क कर समूह से दूर हो जाते हैं। मिल्स एक पेड़ से टकराती हैं और तुरंत बेहोश हो जाती है। ड्रिफ्टर, गुडविन और रॉबिन्सन उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वे बस आगे बढ़ते रहते हैं। शाम को बुक्स मिल्स को सुविधा के प्रवेश द्वार तक ले जाते हैं और अंततः दूसरों से संपर्क करते हैं जो अपने शिविर में लौट आते हैं। ट्रेई उनके पास जाना चाहती है, लेकिन बुक्स उन्हें रुकने का आदेश देते हैं क्योंकि अंधेरा उन्हें रोबोट्स के लिए आसान शिकार बना देगा। इसके बजाय वे सुबह फिर से मिलने के लिए सहमत होते हैं। कुछ क्षण बाद एक ड्रोन आता है और बुक्स को एक सेकंड के लिए देखता है, फिर चला जाता है। चिंतित बुक्स मिल्स को पकड़ते हैं और दीवार के पीछे छिप जाते हैं जैसे ही सार करीब आता है। हालांकि रोबोट केवल कुछ सक्रिय करता है जिससे मिल्स अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए खोलती हैं, जैसे कि कोई जानकारी आदान प्रदान हो रही हो। फिर सार बस चला जाता है। अगली सुबह मिल्स जागती है और बुक्स उसे बताता है कि पिछली रात क्या हुआ था। मिल्स कहती है कि उन्हें उस सार को ढूंढना होगा, लेकिन जब बुक्स पूछता है कि क्यों, तो वह इसे समझाने में असमर्थ होती है। बुक्स उसे एक अच्छा कारण ढूंढने का आदेश देता है। फिर वे दूसरों के साथ मिलने के लिए निकल जाते हैं। सभी ठीक हैं और ड्रिफ्टर बताते हैं कि आश्चर्यजनक रूप से उनका पीछा नहीं किया गया, भले ही रोबोट आसानी से ऐसा कर सकते थे। जैसे ही मिल्स पुष्टि करती है कि आगे का रास्ता साफ है और सभी संकेत उनके पीछे हैं, वे ड्रॉप पॉइंट पर वापस जाने और परिवहन के लिए इंतजार करने का निर्णय लेते हैं। चूंकि केवल मिल्स ही सुविधा का दरवाजा खोल सकती है, बुक्स उसे सड़क पर ले जाएंगे जबकि अन्य जंगल से कवर प्रदान करेंगे। वे दरवाजे तक काफी जल्दी पहुंच जाते हैं और जब मिल्स लॉक को हैक करने का काम करती है तो ड्रोन आ जाते हैं और कुछ धुआं ग्रेनेड फेंकते हैं, टीम की अपनी रणनीति की नकल करते हुए। उसी समय रोबोट जंगल में दिखाई देते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, तो सैनिक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रिफ्टर के पैर में गोली लग जाती है। जैसे ही तिकड़ी भारी गोलीबारी से छिप जाती है, मिल्स दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है और बुक्स अपनी टीम को बचाने का निर्णय लेते हैं। ड्रिफ्टर गुडविन और रॉबिन्सन को दौड़ने के लिए भेजता है जबकि वह पीछे रहकर कवर प्रदान करता है। दुर्भाग्यवश उसे फिर से गोली लग जाती है ठीक उसी समय जब सार आता है और ड्रिफ्टर को दबोच लेता है। बुक्स कोशिश करता है कि रोबोट्स पर गोलीबारी करके उन्हें पीछे रखे, लेकिन बेअसर, और जब मिल्स देरी को नोटिस करती है तो वह उनकी ओर दौड़ती है, जिससे सभी रोबोट्स उसे देखते ही गोलीबारी बंद कर देते हैं। फिर मिल्स उन्हें बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं कर पाती और सार एक हथियार दिखाता है जिससे ड्रिफ्टर को काटा जा सके। मिल्स जोर देती है कि वह यह कर सकती है और दूसरों से कहती है कि गोली न चलाएं, लेकिन चूंकि वह अभी भी कोई प्रगति नहीं कर पाती, बुक्स ड्रिफ्टर को गोली मार देता है ताकि उसे सार की यातना से बचाया जा सके। जैसे ही रोबोट्स शरीर को ले जाते हैं, टीम अंततः सुविधा में प्रवेश करती है और मिल्स बुक्स पर चिल्लाती है, अचानक यह खुलासा करते हुए कि उसने ये रोबोट्स बनाए हैं। यह द्वीप आमतौर पर मरीन द्वारा प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है और मिल्स को पता है कि बुक्स की टीम को बुलाया गया था, लेकिन वह कसम खाती है कि उसे नहीं पता क्यों। उसके रोबोट प्रोटोटाइप भी आमतौर पर यहाँ परीक्षण किए जाते हैं, लेकिन कोर्ट्स ने जितना वह कभी सोच सकती थी उससे अधिक उन्नति कर ली है। ये रोबोट मानव सैनिकों के स्थान पर होने चाहिए, इसलिए वे सीखते हैं और खुद को सुधारते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग करते हैं। बुक्स यह सब सुनकर गुस्से में है और कहता है कि उसके आदमियों की मौत के लिए मिल्स जिम्मेदार है। उसी क्षण वे देखते हैं कि रोबोट धीरे धीरे सामने के दरवाजे को काट रहे हैं, इसलिए उन्हें एक बेहतर रक्षात्मक स्थिति ढूंढनी होगी। मिल्स एक अन्य कमरे का दरवाजा खोलती है और जब वह लाइट्स चालू करती है तो वे यह देखकर भयभीत हो जाते हैं कि वहाँ एक पूरी सेना ऐसा रोबोट्स की है। सौभाग्य से वे सभी बंद हैं, इसलिए मिल्स एक और दरवाजा खोलती है और वे एक कमरे में जाते हैं जहाँ उन्हें सभी सुविधा कर्मचारियों के शव मिलते हैं। मिल्स कंप्यूटर से जुड़ती है, लेकिन वह अभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकती, इसलिए बुक्स वहां से रोबोट्स को धीमा करने की योजना बनाना शुरू करता है। अचानक मिल्स चली जाती है और उसके पीछे दरवाजा बंद कर देती है ताकि सैनिक उसका पीछा न कर सके। जब वह सीआर यूनिट्स वाले कमरे में लौटती है, वह एक रोबोट को जगाती है और उसके भाषण कार्यक्रम को सक्रिय करती है ताकि सवाल पूछना शुरू कर सके। रोबोट के आदेश मानव युद्ध कार्यक्रम चलाने के हैं और जब मिल्स उन आदेशों को रद्द करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। एसएआर समझाता है कि वह आदेश का पालन नहीं कर सकता क्योंकि प्रशिक्षण विषय अपेक्षित रूप से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नए और अधिक प्रेरित लक्ष्यों की आवश्यकता है। फिर रोबोट मिल्स को स्कैन करना शुरू करता है, जबकि यह पुष्टि करता है कि यह उनका कार्यक्रम था जिसने मरीन को यहाँ लाया, लेकिन प्रशिक्षण की समाप्ति अनिर्दिष्ट है। गुस्से में मिल्स फिर से कोर्ट तक पहुँचने की कोशिश
कोशिश करती है लेकिन असफल होती है। फिर एसएआर अन्य रोबोट्स को सक्रिय करना शुरू करता है। उसी समय जब बाहर वाले आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। एक पल के लिए मिल्स को लगता है कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसी क्षण सैनिक भी दरवाजा खोलने में सफल हो जाते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं, फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही रोबोट इस दरवाजे को भी काटने का काम शुरू करते हैं, बुक्स कुछ विस्फोटक सेट करने का काम पूरा करता है और टीम भागने लगती है। दुर्भाग्यवश रोबोट बहुत जल्दी अंदर आ जाते हैं और विस्फोटकों को सक्रिय कर देते हैं, जिससे विस्फोट टीम तक भी पहुंच जाता है। मिल्स को भी एक विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि रोबोट ईएमपी ग्रेनेड ले जा रहे हैं। सौभाग्य से टीम रेंगते हुए बाहर निकलने में सफल हो जाती है और एक प्रशिक्षण क्षेत्र का पता लगाती है जो एक शहर का अनुकरण करता है। वहां पिछले मरीन यूनिट्स के शरीरों में बहुत सारे छोड़े गए उपकरण हैं। जब सैनिक इधर उधर देखते हैं और जो भी हथियार मिल सकते हैं उसे इकट्ठा करते हैं, मिल्स एक सुरंग में जाती है ताकि एक गिरे हुए रोबोट से ईएमपी ग्रेनेड ले सके। फिर वह उस फुटेज को देखती है जो एसएआर ने उसके साथियों की मौत का लिया था, जिससे वह अपराध बोध में रोने लगती है। जब वे ठीक से हथियार बंद हो जाते हैं तो सैनिक रोबोट्स का इंतजार करने के लिए फैल जाते हैं। बुक्स मिल्स जांच करता है ग्रेनेड को निष्क्रिय कर देना चाहिए। एसएआर जो नेता को भी मारता है, अन्य यूनिट्स को भी रोक देना चाहिए। हालांकि इसकी सीमा छोटी है, इसलिए उन्हें एक डेटोनेटर की आवश्यकता होगी। फिर मिल्स समझाती है कि उन्हें अभी तक मारा नहीं गया है, क्योंकि रोबोट्स ने उन्हें जानबूझकर बाहर धकेला है ताकि उनसे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सके। बुक्स कहता है कि ग्रेनेड उसे भी मार सकता है, लेकिन मिल्स बताती है कि यह उनका एकमात्र विकल्प है। टीम पूरी रात जागती रहती है, हमले का इंतजार करती है, लेकिन रोबोट्स सुबह तक नहीं आते, जबकि गुडविन छिपा रहता है क्योंकि उसके पास उन बमों के डेटोनेटर हैं जो उन्होंने सड़क पर छोड़े थे। बुक्स एक कार के पीछे से गोलीबारी शुरू करता है और रॉबिन्सन छत पर अपनी स्थिति से गोली चलाता है। मिल्स के स्कैनर सड़कों पर नजर रखते हैं और जैसे ही रोबोट्स नीचे मार्च करना शुरू करते हैं, वह गुडविन को पहले बम सक्रिय करने के लिए कहती है, जो काफी संख्या में दुश्मनों को नष्ट कर देते हैं। जल्द ही रॉबिन्सन छत छोड़कर एक खिड़की के पीछे छिप जाता है ताकि गोलीबारी जारी रख सके और एक एसएआर लगभग बुक्स तक सड़क पर पहुंच जाता है, लेकिन विस्फोटक समय पर उसे समाप्त कर देता है। दुर्भाग्यवश एक ड्रोन गुडविन का पता लगा लेता है, इसलिए उसे भागना पड़ता है इससे पहले कि रोबोट्स उसे भी ढूंढ लें। रॉबिन्सन खिड़की से गोलीबारी जारी रखता है ताकि बुक्स को कवर दे सके, जो गुडविन की मदद के लिए बाहर दौड़ता है, लेकिन इससे सारा ध्यान उस पर आ जाता है और रॉबिन्सन को रोबोट्स द्वारा गोली मार दी जाती है। आखिरकार बुक्स और गुडविन एक दीवार के पीछे सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि उन्होंने आखिरी डेटोनेटर सड़क पर गिरा दिया है। बुक्स के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वह फिर से बाहर जाए, कार के पीछे कवर ढूंढने के लिए दौड़ते हुए, जबकि रोबोट्स उस पर गोलीबारी जारी रखते हैं। उसी समय मिल्स उसके पास आ जाती है और डेटोनेटर उठा लेती है। उसकी उपस्थिति फिलहाल गोलीबारी को रोक देती है। रोबोट्स फिर भी पास आने लगते हैं, इसलिए यह जोड़ी पीछे की ओर चलती है ताकि उन्हें ग्रेनेड के स्थान तक ले जाया जा सके। अचानक एक रोबोट मिल्स के कंधे पर गोली मारता है और जैसे ही बुक्स उसे पकड़ता है, वह ईएमपी ग्रेनेड सक्रिय कर देती है। सभी रोबोट्स गिर जाते हैं, जबकि मिल्स जीवित है, लेकिन खराबी के साथ। दुर्भाग्यवश एसएआर जल्द ही ठीक हो जाता है और उनके पीछे आता है, इसीलिए बुक्स मिल्स को इमारत के अंदर ले जाता है। जैसे ही वह फिर से हिलने में सक्षम होती है, बुक्स उसे जाने के लिए कहता है, जबकि वह सीढ़ियों पर रहता है, रोबोट पर गोली चलाते हुए। लगभग कोई ऊर्जा नहीं बची होने के कारण मिल्स फर्श पर रेंगते हुए रॉबिन्सन के शरीर को खोजने के लिए जाती है, जबकि बुक्स की गोलियां खत्म हो जाती हैं और एसएआर उसे भी कमरे में फेंक देता है। हालांकि एसएआर बुक्स को मारने से इनकार करता है क्योंकि इसे प्रोग्राम पूरा करने के लिए अभी भी अधिक डेटा की आवश्यकता है और इसके बजाय मिल्स के पीछे जाता है। रोबोट मिल्स के ऊपर खड़ा होता है और उससे पहचान की मांग करता है, लेकिन मिल्स सही समय का इंतजार करती है और फिर मानव कहकर जवाब देती है और रॉबिन्सन की राइफल को दूर से चलाती है। जैसे ही क्षतिग्रस्त एसएआर जमीन पर गिरता है, यह मिल्स की आंखों से जुड़ता है और कुछ जानकारी डाउनलोड करता है, इससे पहले कि अंततः हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाए। उसी समय मिल्स बंद हो जाती है। कुछ क्षण बाद एक विमान अंततः बुक्स, गुडविन और मिल्स को लेने के लिए आता है। जब वे बोर्डिंग के लिए तैयार होते हैं, मिल्स की आंखें खुलती हैं, यह प्रकट करते हुए कि एसएआर का मिशन प्रोटोकॉल अब उसमें है।